देखिए, कल आपको मेट्रिक स्पेस की बेसिक के बारे में बता दिया गया था कि मेट्रिक स्पेस क्या होता है। मेट्रिक स्पेस की बस बेसिक डेफिनेशन ही बताए थे कि मेट्रिक स्पेस दो शब्दों से मिलकर के बना है, मेट्रिक प्लस सेट। मतलब जिसमें हम डिस्टेंस की स्टडी करते हैं उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेट्रिक स्पेस। बस इतना ही मेट्रिक स्पेस के बारे में बताया गया था। अब आज हम लोग उसके आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके आगे की स्टडी में कुछ मेट्रिक स्पेस की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन। बिना मैथमेटिकल डेफिनेशन को जाने आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकती हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मेट्रिक स्पेस को आप दो नज़रिए से देखेंगी, और मेट्रिक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आगे चल करके यही टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है। अगर आप मैथमेटिक्स से जुड़ी रहना चाहती हैं तो आपको ये मेट्रिक स्पेस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेट्रिक स्पेस की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई गई थी। उस मैथमेटिकल डेफिनेशंस को जानने के लिए कुछ चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं पहले। चलिए देखिए, पहली कंडीशन है नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन का मतलब जो नेगेटिव नहीं है। कौन नेगेटिव नहीं है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है। तो x और y के बीच की डिस्टेंस बिटवीन x एंड y नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा। रियल नंबर लाइन में तीन चीज होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो के इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, जीरो के इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव। तो रियल नंबर लाइन में कितनी चीज होती है? तीन चीज, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पे हमसे कहा गया नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो क्या क्या है? पॉजिटिव है और जीरो है। तो डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव होती है और जीरो होती है, ठीक। फिर देखिए, ये प्रॉपर्टी सारे नंबर्स के लिए होल्ड होनी चाहिए। मतलब हम और आप हैं तो मेरे आपके बीच की डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होगी। ये दोनों कुर्सियां हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होगी। वो दोनों हैं तो उनके बीच की भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं किसी के बीच की भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए इसको लिखते हैं फॉर एवरी x, y, ठीक। x कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल X का। y कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल X का। तो x और y दोनों कहाँ के एलिमेंट हैं? कैपिटल X के। दूसरी बात, इसका अंतर आजीवन दिमाग में रखिएगा। मतलब हम आप लोगों को बहुत माइन्यूट चीज़ें समझाते चल रहे हैं। हमको लगता है कि जो चीज़ें हमको कभी परेशान की थी, हमको कोई समझाने वाला नहीं था, हम वही चीज़ें आपको समझाते हैं कि हमको लगता है इस स्टेप पे बच्चा कोई गलती कर सकता है। और हमको समझाने में एकदम शर्म नहीं है कि हम थर्ड ईयर के बच्चे को समझा रहे हैं तो बढ़िया इतने बड़े बच्चे को क्यों समझा रहे हैं ये बात। क्योंकि हमको लगता है कि स्टेप पे भी बच्चों को वो चीज़ें नहीं आती हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। x, y है तो ये इसका मतलब ये दो एलिमेंट लिखे हैं। x भी x का एलिमेंट है और y भी x का एलिमेंट है। जैसे अगर हमने लिखा कि आप और हम बिलोंग्स टू दिस क्लास, तो आप भी इस क्लास में मौजूद है और हम भी इस क्लास में मौजूद है। और जब कभी ब्रैकेट में लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है। अगर इसमें दो लोग हैं तो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीन लोग हैं तो तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, चार लोग हैं तो चार सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ब्रैकेट बनने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है, ब्रैकेट ना बनने का मतलब किसी एक सेट का एलिमेंट है। यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाया है तो एक सेट का एलिमेंट है। अभी ब्रैकेट बना देते तो तुरंत यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x आता। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट बना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ब्रैकेट नहीं बना है तो एक सेट का मेंबर है। ये हमेशा अपने नोट्स में ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हो गई नॉन नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव नहीं होगा मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपसे कहा गया था कि मान लीजिए ये डस्टर है, ये पेन है, दोनों के बीच की दूरी आधा मीटर है, दोनों पास आ रहे हैं, दूरी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। जैसे ही ये पेन इस डस्टर के ऊपर आ जाएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच की जीरो है डिस्टेंस तब जब दोनों कोइंसाइड कर गए। और अगर दो लोग कोइंसाइड कर रहे हैं तब भी दोनों के बीच की क्या होती है? डिस्टेंस जीरो होती है। मतलब ये वाइस वर्सा रिलेशन है। वाइस वर्सा रिलेशन का मतलब इसको हम कहते हैं M2 और इसको नाम देते हैं नल कंडीशन।
नल का मतलब होता है ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। तो जिस प्रॉपर्टी में ज़ीरो आता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? नल कंडीशन। कहा गया कि x और y के बीच की डिस्टेंस बिटवीन x और y किसके बराबर होगी? ज़ीरो। कब ज़ीरो होगी? जबकि दोनों कोइंसाइड कर जाए, मतलब दोनों के दोनों एक ही बन जाए, मतलब x किसके बराबर बन जाए? y के। दूसरी बात, अगर x और y आपस में कोइंसाइड कर गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, एक ही बन गए, तब भी डिस्टेंस क्या होती है? ज़ीरो। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा कंडीशन, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन। दो लोगों के बीच की डिस्टेंस ज़ीरो है, मतलब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। दो चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं तो भी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो, कोइंसाइड कर रहे हैं तो डिस्टेंस ज़ीरो। चूंकि इसमें ज़ीरो का जिक्र किया जाता है इसलिए इसको हम कहते हैं नल कंडीशन। ठीक है, ये ब्रह्मांड में स्थित सबके लिए होनी चाहिए, इसलिए तुरंत आगे लिखेंगे फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। ब्रैकेट नहीं बनाया इसलिए एक सेट लिखा, ब्रैकेट बना देते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी आपको मैंने बताया था कि इस डस्टर की इस पेन से डिस्टेंस, इस पेन की इस डस्टर से डिस्टेंस सेम होगी, मतलब x की y से दूरी y की x से दूरी बराबर होगी। क्या मतलब हुआ? x की y से डिस्टेंस और y की x से डिस्टेंस आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये ब्रह्मांड में स्थित सभी के लिए है, इसलिए फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसा a का b के साथ संबंध है वैसा ही b का a के साथ संबंध है, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रायंगल के ऊपर बताई थी, कहा था किसी भी ट्रायंगल में एक भुजा की लंबाई बची हुई दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से छोटी या बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स का नाम x दिया, इस वर्टेक्स का नाम y दिया, इस वर्टेक्स का नाम z दिया, तो इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई मतलब x और y के बीच की डिस्टेंस, x और y के बीच की डिस्टेंस, एक भुजा की लंबाई छोटी या बराबर होती है बची हुई दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से। एक भुजा ये है, मतलब x और z के बीच की दूरी, और एक भुजा ये है, मतलब z और y के बीच की दूरी के योग से। चूंकि ये ट्रायंगल पे लगता है इसलिए इसको हम नाम देते हैं ट्रायंगुलर, और बीच में इक्वलिटी ना आ करके इनइक्वलिटी आई है तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक, अगर यहाँ ब्रैकेट बना देते तो 3 है तो क्या आता? x क्रॉस x, मतलब वो x कितनी बार आता? 3 बार। इतने में कोई दिक्कत? इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। इसके बीच में x और y आ गया, बीच में z को इंसर्ट करा दो। हम जब तक मैट्रिक स्पेस पढ़ाएंगे ऐसे ही समझाएंगे। z को इंसर्ट कराया, एक बार x को z के साथ ले लो, एक बार z को y के साथ ले लो। तो जब कभी dxy लिखा होगा तो बीच में किसको इंसर्ट कराएंगे? z को। एक बार x को किसके साथ लेंगे? z के साथ, और एक बार z को किसके साथ लेंगे? y के साथ। एक और चीज़, मान लीजिए अगर मेरे पास लिखा हो dxz, क्या क्या लिखा है? x और z, किसको इंसर्ट करा दें हम? कौन बच गया? y। y को बीच में इंसर्ट कराएंगे। तो एक बार x को किसके साथ लेंगे? एक बार y को किसके साथ लेंगे? z के। क्या मिलेगा? dxy, और दूसरा क्या मिलेगा? dyz। बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। ये क्या लगेगा?
ठीक है, तो हम लोग हमेशा जब इस तरीके से पढ़ते हैं इंसर्ट कराने वाले मेथड से, तो कभी गलती नहीं होती है। ABC हो, XYZ हो, LMN हो, अल्फा बीटा गामा हो, कुछ भी हो, दो को छोड़ के तीसरे को इंसर्ट कराइए और तुरंत साइकिल बना करके उसको लिख लीजिए, तो अपने आप ये इनइक्वालिटी आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वाइवा में एक सवाल पूछते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा पूछते हैं यूनिवर्सिटी में, अगर हम बैठते हैं वाइवा में तो सबसे ज़्यादा हम ही पूछते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या केवल ट्रायंगल पे लगेगी और किसी पे नहीं लगेगी? तो जान लीजिए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी किसी भी उस क्लोज्ड सर्किट पे लगती है जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से अधिक होती है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी किसी भी उस क्लोज सर्किट पे लगती है जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से अधिक होती है। जैसे अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल में कोई भुजा नहीं है, इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं लगेगी। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में भुजाओं की संख्या 2 से अधिक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगी। अगर हम स्क्वायर की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें भुजाओं की संख्या 4 है, 4 का मतलब 2 से अधिक है, तो उस पर भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगी। अगर हम पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन किसी की भी बात करें तो उन सब में भुजाओं की संख्या क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9 जो कि 2 से अधिक है, तो उन सब के ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगी। यह भी हम पूरा लिखवा देंगे आपको, यह भी हम लिखवाएंगे, और कैसे लगेगी वो भी अभी हम समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो लिख लीजिए आप, जो है स्टार्टिंग का 5-6 पेज, आधा पेज छोड़ करके लिखिएगा, एक पेज छोड़ के लिख लीजिए। लिखिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक स्पेस। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक स्पेस। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक स्पेस। लिखिए इसमें, लेट कैपिटल X, लेट कैपिटल X, कैपिटल X कैसा सेट होगा? एम्प्टी के नॉन एम्प्टी? नॉन एम्प्टी। क्यों नॉन एम्प्टी होगा? क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए कम से कम एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है। अगर सेट एम्प्टी हो गया तो हमको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो डिस्टेंस नहीं निकलेगी, और डिस्टेंस ही नहीं निकलेगी तो मैट्रिक की स्टडी कहाँ से करेंगे? तो मैट्रिक स्पेस की स्टडी के लिए डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, इसलिए सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। लिखिए, लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट। देखिएगा, जब भी मैट्रिक स्पेस का नाम आएगा सबसे पहली थॉट दिमाग में क्या रखेंगे? एक सेट। कैसा सेट होगा? नॉन एम्प्टी। फिर उसका क्या लेंगे? सीपी। सीपी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर क्या डिफाइन करेंगे? एक फंक्शन। फंक्शन इसी x क्रॉस x से कहाँ तक होगा? r तक, जो इन चारों प्रॉपर्टी को क्या करें? सेटिस्फाई। जैसे ही ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, हम D को बोलते हैं मैट्रिक। D को क्या बोलते हैं? मैट्रिक। और x, D इसको कहते हैं सिस्टम, इसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। जैसे आप लोग G, O को बोलते थे ग्रुप, वैसे ही x, D को क्या बोलेंगे? मैट्रिक स्पेस। और D को क्या बोलेंगे? मैट्रिक। D को बोलते हैं मैट्रिक और x, D को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। D को बोलते हैं मैट्रिक और x, D को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो जब कभी आपके सामने मैट्रिक स्पेस नाम आए, नॉन एम्प्टी सेट, उसका सीपी एक फंक्शन जो इन 4 प्रॉपर्टी को क्या करें? सेटिस्फाई। जैसे ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, डी आपका क्या कहलाएगा? मैट्रिक, और x, D क्या कहलाएगा? मैट्रिक स्पेस। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या लेंगे आप? नॉन एम्प्टी सेट। फिर क्या डिफाइन करेंगे उसका? सीपी। सीपी क्या डिफाइन करेंगे? सीपी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर क्या लेंगे उसके ऊपर? एक फंक्शन।
जो इन चारों प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई। जैसे ही ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, डी को क्या बोलेंगे, मैट्रिक, और एक्स कॉमा डी को क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, लिखिए लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन a real valued function, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं भाई, रियल वैल्यूड फंक्शन जिनका रेंज सेट रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन है, डी फंक्शन है, डी फंक्शन है, ये उसका डोमेन है, ये उसका रेंज है। जब कभी किसी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेंज सेट रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सब वाइवा के क्वेश्चन हैं, ये सारे वाइवा में पूछे जाते हैं। देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे लिखिए, डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ब्रैकेट में ओ आर और करके ये लिख लीजिए। कुछ किताबों में ये मिलता है तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, नोट्स में तो ये था, किताब में ये है, इसलिए दोनों लिखवा रहे हैं। ये नहीं भी होगा तो भी पहली प्रॉपर्टी उस चीज़ को अपने आप बता देगी। ओ आर और ब्रैकेट में ये इज सेड टू बी मैट्रिक, इज सेड टू बी मैट्रिक on capital X, is said to be metric on capital X, on capital X if the following four condition, if the following four condition is satisfied, if the following four condition is satisfied। ये चारों प्रॉपर्टी बिल्कुल एस सच उतार लीजिए, M1 करके नॉन नेगेटिव। M1 का मतलब होता है मैट्रिक की पहली प्रॉपर्टी, है ना, M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन। समझ में आ रहा है? yes. M2 है आपका नल कंडीशन। M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कोशिश करिए कि क्लास मिस ना हो। हम तो बच्चों को ऐसे समझ लीजिए, थर्ड ईयर में पिछले साल 2 साल से हम तो ये पेपर पढ़ा रहे हैं, रोते हुए देखे हैं मैम क्लास नहीं की तब हमको समझ में आ नहीं रहा है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें वीडियोस डालने का मेरा केवल इतना मतलब था, बच्चों ने क्या गलती की, उनको ये लगा भाई एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, तो पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दी और कोरोना करने लग गए। और जैसे ही एग्ज़ाम की थियरी आई, कोरोना रोना में बदल गया। फिर रोने लगे कि हम तो सब भूल गए, हमको तो कुछ याद ही नहीं है, हमको तो कुछ आता नहीं है। और फिर दिक्कत होना शुरू हो गई, क्योंकि ये पूरा थियरी है। थियरी केवल दिमाग में सेट करिए, जहाँ 4-5 दिन गायब होगा तो आप लोग क्या, हम ही लोग भूल जाते हैं कि क्या होता है। तो उस चीज़ को रेगुलर में दिमाग में सेट करते चलिए। ये जब फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा तो ये तीरा तीरी मत बनाइएगा, ये आपके केवल समझाने के लिए था कि हम लोग आजीवन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को ऐसे ही लिखेंगे, याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। बस ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए यही नोट्स हो जाता है, भाई इतना टाइम आप लोग लगा रहे हैं लिखने में तो वो लोग भी लगाएं आराम से लिखने में। होगा क्या ना, PDF वगैरह देने पे सब मेहनत नहीं करेंगे, प्रिंट आउट निकलवाएंगे।
इसीलिए उनको PDF हम देना नहीं चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर दुनिया भर में बांटेंगे। हो गया। ये ट्रायंगल बना लीजिएगा छोटा सा, बहुत बेनिफिशियल रहता है इस तरह से रिप्रेजेंट करना। घबराइए मत, आप लोग की जिम्मेदारी इस बार हम अपने कंधे पे लेकर के चल रहे हैं। तो नंबर दिलाना मेरा काम है। अपने 3rd ईयर के भैया दीदी हमसे पूछेगा, पूरा पूरा पेपर आया था पढ़ाया हुआ, उसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन मैथ 4th में तो सब मैच किया है। क्यों बदला था? इसका रीज़न है टीचर्स बदले ना यूनिवर्सिटी में, अब नए टीचर्स पेपर बना रहे हैं इसलिए हुआ। चलिए चिंता नहीं करिए, हम क्या ना नंबर दिलाना मेरा काम है, हमको पता है हमको नंबर कैसे दिलाना है। हो गया। नीचे से लिखिए, इफ D इज अ मेट्रिक, इफ D जब भी आएगा स्मॉल d आएगा क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन है। फंक्शन को कभी भी कैपिटल से नहीं लिखते, स्मॉल से लिखते हैं। इफ D इज अ मेट्रिक, if D is a metric on capital X, then the system X comma D is called metric space। X comma D हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको सिस्टम कहते हैं। Then the system X comma D is called metric space। हो गया। ये हमारी मेट्रिक स्पेस की मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। तो हालांकि ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन यही बात है कि बिना इसको पढ़े आप कुछ जान कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आप लोग ग्रुप थियरी में पढ़ते थे कि ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि ये मेट्रिक स्पेस बनाएगा कि नहीं। तो उसमें हम इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए दिखाते हैं। अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो वो ग्रुप बनाएगा, मेट्रिक स्पेस बनाएगा, अदरवाइज वो मेट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। जैसे ही आप MSc में जाएंगे, ये मेट्रिक स्पेस का नाम बदल के टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाता है। ठीक है, उसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में किए थे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब लिखिए रिमार्क। हम रिमार्क में आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे मेट्रिक स्पेस दैनिक जीवन से निकल कर आया है। भाई आपने मेट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी क्या दी? नॉन नेगेटिव कंडीशन। दैनिक जीवन में आपने देखा कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी आपस की दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। खुद की खुद से दूरी 0, मेरी आपसे दूरी पॉजिटिव, मेरी उनसे दूरी पॉजिटिव, इनकी उनसे दूरी पॉजिटिव, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये हम अपने दैनिक जीवन से फील कर सकते हैं। तो होता क्या, जब आप वाइवा देने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से होते हैं, मेट्रिक स्पेस से। कॉम्प्लेक्स में एक आध क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कुछ ऐसा खास रहता नहीं है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ज़्यादातर लिखने का काम होता है, वो भी एग्जामिनर पूछता है अगर समझ जाता है कि सामने वाला बच्चा बहुत स्मार्ट है तब। 4th पेपर मैकेनिक्स में वैसे ही कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर हर कॉलेज में अलग अलग चलता है, तो इस वजह से उससे कोई क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में वो मेट्रिक स्पेस से पूछे जाते हैं। हम वाइवा में बैठते हैं और हम ही सबसे ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो मेट्रिक स्पेस में छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं, सारी वाइवा की चीज़ें हैं कि वाइवा में ये आपसे पूछा जाता है कि इस चीज़ को जो तुमने पढ़ा है उसको दैनिक जीवन से कोरिलेट करो। तो दैनिक जीवन में आप यही कहिएगा, सर हम और आप ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इस स्पेस में रह रहे हैं, मेरे और आपके बीच की दूरी नेगेटिव नहीं है, हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। इस कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। मेरे से दूरी कैसी हो गई? 0। तो कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव नहीं होती है तो क्या होती है? पॉजिटिव होती है और 0 होती है। तो वो पहली प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसी चीज़ को आपको शब्दों में लिखवा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे ये दैनिक जीवन से ही लिया गया है। लिखिए रिमार्क का पहला पॉइंट, पहली हेडलाइन लिखिए रिमार्क की पहली हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्रिक स्पेस। Description of properties of metric space। Description of properties of metric space।
डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ABC डाल के लिख लीजिए। ए पॉइंट लिखिए, द नॉन नेगेटिव कंडीशन, द नॉन नेगेटिव कंडीशन, द नॉन नेगेटिव कंडीशन implies, IMPLIES, implies that the distance between any two points, the distance between any two points of capital X, of capital X is a, क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है मतलब नॉन नेगेटिव, इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हो गया बी पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका नल कंडीशन। नल कंडीशन ने क्या बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 0, या दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी अगर 0 है तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब सेम बन जाएंगे। जैसे 2 - 2 = 0, चूंकि दोनों सेम थे इसलिए दोनों में की बीच की जब दूरी मैंने निकाली तो वो किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए, है ना। लिखिए, द नल कंडीशन, the null condition implies that, the null condition implies that if two points coincide, if two points coincide, then the distance is 0, then the distance is 0 and vice versa, VICE, vice versa, vice versa का मतलब ठीक इसका उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब ठीक इसका उल्टा, कि अगर दोनों कोइंसाइड करेंगे तो डिस्टेंस 0, या डिस्टेंस 0 होगी तब भी दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड लिखिए, सी पॉइंट लिखिए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ने क्या बताया कि मेरी आपसे जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी आपकी हमसे होगी। ऐसा नहीं हम आपसे दूरी नाप रहे तो 1 मीटर, आप हमसे नाप रही तो 2 मीटर, है ना, बराबर होगी। लिखिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इम्प्लाइज दैट, symmetric property implies that symmetric property implies that the distance does not, the distance does not depend on the order of, on the order of, depend on the order of points of space, depend on the order of points of space, points of space, पॉइंट्स ऑफ स्पेस का मतलब स्पेस है ये, मैं आप हम दोनों पॉइंट हो गए, तो मेरी आपकी दूरी, आपकी मुझसे दूरी, ये कभी भी अलग अलग नहीं होगी, हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, डी पॉइंट लिखिए। डी पॉइंट है आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। किसी भी त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बची हुई दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से छोटी या बराबर होती है। लिखिए इसको, लिखिए,
द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, the triangular inequality property implies that the triangular inequality property implies that the sum of length of two sides of triangle is greater than or equal to 2 the length of other side हो गया। उसी के नीचे ऐसे ब्रैकेट बना के लिखिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए, हम बैठेंगे तो हम ये सब तो पूछेंगे भाई, ठीक है। इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे दो साइन बना है, एक साइन किसका है, लेस देन का, एक साइन किसका है, इक्वल टू का। तो पहला सवाल तो हम वाइवा में ये करते हैं कि क्या ये केवल ट्रायंगल पे होल्ड होगा, तो कहिएगा ये केवल ट्रायंगल पे होल्ड नहीं होता है बल्कि उन सब क्लोज्ड सर्किट पे होल्ड होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 2 या 2 से अधिक होती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ पूछा जाता है ये इक्वलिटी कब आती है, किस केस में ये इक्वलिटी होल्ड होगी, तो कहिएगा जब ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पे स्थित होते हैं तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बची हुई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बची हुई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बराबर होती है। When these 3 points lies on a straight line, then the distance between 2 points is equal to the sum of distance between other 2 points, ठीक है। जब ये 3 बिंदु एक सरल रेखा पे होते हैं तो उस स्थिति में ये इक्वलिटी होल्ड होती है, और जब हम ये 3 बिंदु उस आकृति में लेते हैं जिसमें भुजाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो ये लेस देन वाला साइन आता है। लिखिए, इंपॉर्टेंट करके लिखिए, द साइन ऑफ SIGN, साइन मतलब चिन्ह, द साइन ऑफ इक्वलिटी, द साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी, यस, EQUALITY, इक्वालिटी का मतलब बराबर का चिन्ह। द साइन ऑफ इक्वालिटी होल्ड्स, HOLDS, होल्ड्स when 3 points lies on a given straight line, lies on a given straight line, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये आपका पहला रिमार्क है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया आपको, और मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से ये चारों प्रॉपर्टी आपके दैनिक जीवन से कोरिलेट करती है। दूसरी बात ये आपको बता दिया कि इसमें इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी कब आती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, डिस्क्रिप्शन वाला पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिखिए। देखिए बहुत माइन्यूट चीज़ें बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। D फंक्शन है किसके ऊपर, x क्रॉस x के ऊपर। जैसे हम लिखते हैं
f इज सच दैट a टू b, तो f फंक्शन होता है किसके ऊपर, a के ऊपर। तो यहाँ पे d फंक्शन है किसके ऊपर, x क्रॉस x के ऊपर। और x कॉमा d क्या है, मैट्रिक स्पेस, तो d मैट्रिक है x के ऊपर। d फंक्शन है x क्रॉस x के ऊपर और d मैट्रिक है x के ऊपर। ये याद रखने वाली बात है, d मैट्रिक है x के ऊपर और फंक्शन है x क्रॉस x के ऊपर। लिखिए सेकेंड पॉइंट, लिखिए मैट्रिक ऑन सेट x ऑन ऑन सेट x, मतलब d किसके ऊपर मैट्रिक है, x के ऊपर। मैट्रिक ऑन सेट x कॉमा इज अ फंक्शन किसके ऊपर फंक्शन होगा, x क्रॉस x के ऊपर, इज अ फंक्शन ऑन x क्रॉस x। ब्रैकेट में लिखिए नॉट ऑन x, नॉट ऑन x। d मैट्रिक है x के ऊपर और फंक्शन है x क्रॉस x के ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा हम आपको पहले की बात याद दिलाएंगे। जरा देखिएगा, आप लोगों ने जब ग्रुप थियरी पढ़ा था तो ग्रुप थियरी में आप कहते थे कि G कोई ग्रुप है तो उसके ऊपर हम प्लस माइनस बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं ना। तो किसी एक सेट के ऊपर बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं या बहुत सारे सेट्स के ऊपर एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। एक सेट अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन, अलग अलग सेट एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, एक सेट अलग अलग मैट्रिसेस, अलग अलग सेट एक मैट्रिसेस। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, एक सेट के ऊपर अलग अलग मैट्रिसेस डिफाइन कर सकते हैं या अलग अलग सेट के ऊपर एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं और इस हर केस में अलग अलग मैट्रिक स्पेस जनरेट होगा। ठीक है, ये कोई और मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, ये कोई और कहलाएगा, ये कोई और कहलाएगा, ये कोई और कहलाएगा, ये कोई और कहलाएगा। अगर दो मैट्रिक स्पेसेस को बराबर होना है, जैसे हमने कहा कि एक मैट्रिक स्पेस है x1 d1, एक मैट्रिक स्पेस है x2 d2 और इन दोनों को बराबर होना है, तो उस केस में x1 x2 के बराबर होगा और d1 d2 के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो मैट्रिक स्पेसेस को बराबर होना होगा तो दोनों सेट को बराबर होना होगा और दोनों की मैट्रिसेस को बराबर होना होगा। और दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे मैट्रिक स्पेसेस अलग अलग स्पेस होंगे। ठीक है, लिखिए डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड, डिफरेंट मैट्रिसेस, ये देखिएगा यहाँ पे, डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सेट और सेम मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड ऑन द डिफरेंट सेट। लिखिए डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सेट, कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सेट comma whereas
same metric, whereas same metric can also be defined on the different set, can also be defined on the different set. हो गया, full stop. These all give rise, these all give, G-I-V-E, give rise, R-I-S-E, give rise का मतलब होता है निर्माण करना, give rise different metric spaces, give rise different metric spaces. दो मैट्रिक स्पेसेस कब बराबर होंगे? जब दोनों के सेट्स और दोनों की मैट्रिसेस आपस में क्या होंगी? सेम होंगी, तभी वो दोनों डिफरेंट मैट्रिक स्पेसेस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तब लिखिए टू मैट्रिक स्पेसेस, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, टू मैट्रिक स्पेसेस. जब भी मैट्रिक स्पेस लिखेंगे ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा वो ऐसे ब्रैकेट में लिखाएगा. ब्रैकेट में जब कोई चीज़ लिखी आती है तो उसको सिस्टम कहते हैं, है ना. टू मैट्रिक स्पेसेस x1, d1 एक ब्रैकेट में एंड x2, d2 दूसरे ब्रैकेट में, एंड x2, d2 दूसरे ब्रैकेट में, R इक्वल when the अंडरलाइन का मतलब होता है ये जो सेट है, अंडरलाइन मतलब अंदर पाया जाने वाला. when the underlying set and the metric structure का मतलब मैट्रिक का नाम आते ही डी, तुरंत सेट कर लीजिए. मैट्रिक का नाम आते ही डी, मैट्रिक स्पेस का नाम आते ही x, d ब्रैकेट में, ऑर्डर्ड पेयर आते ही ब्रैकेट में. ऑर्डर्ड पेयर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना. और जैसे ही ऑर्डर्ड पेयर हट जाएगा तो सीधे कॉमा देके लिखेंगे. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको लगता नहीं है कि शहर में कोई भी टीचर बताता है. हम बताते हैं इसलिए क्योंकि हमको पता आप लोग गलती कहाँ करते हैं. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, लगाने के साथ ही पूरा कट करके ज़ीरो, कोई नंबर नहीं मिलेगा. आपको पता है, आप लोगों को बताएं किस्सा, जब हम पढ़ा करते थे तो मेरे टाइम में अंसारी सर हुआ करते थे. हम कल आप लोगों को किताब सजेस्ट किए हैं जो ख़रीदने की, वो अंसारी सर की ही बोले हैं. उन्होंने मेरे सेशन में मेरी क्लास के 25 बच्चों को 0 नंबर दिया था मैट्रिक स्पेस में, और हल्ला हो गया था पूरी यूनिवर्सिटी में. 0 नंबर आने का मतलब आप उस सब्जेक्ट में कुछ नहीं जानते हैं. 25 बच्चे 0 नंबर पाए थे क्योंकि उनका ये था, ये जरा सी गलती काट करके 0, है ना. तो इसीलिए हम ये माइन्यूट चीज़ें आपको बता रहे हैं कि हमको ये नहीं पता कॉपी कौन चेक करेगा. आप सामने वाले को काटने का मौका ही मत दीजिए. ठीक है, हो सकता है और कोई भी पढ़ाता हो, लेकिन हमको ये विश्वास है कि ये छोटी छोटी चीज़ें कोई और नहीं बताता है. ठीक है, हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि मेरे समय में हमको क्या दिक्कत आई थी. और अभी आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री शुरू करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री कब खत्म हो गई और खेल अभी तक चल रहा है. केवल हम आपको खेल खेल में डिफरेंशियल ज्योमेट्री सिखाएंगे. पूरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री केवल खेल में हम सिखाते हैं. आप पिछले साल अपने सीनियर से बात करिएगा, आप लोग तो खैर बेला में पढ़े हुए हैं, आपको पता होगा कि जैसे जैसे जनवरी फरवरी आता बच्चे छटते चले जाते हैं. डिफरेंशियल ज्योमेट्री की क्लास में एक बच्चा भी नहीं छोड़ा था, और पूरे बच्चे पूरी किताब पढ़ के गए थे अंत तक, केवल खेल खेल में. कब ख़त्म हुई उनको खुद ही नहीं पता चला. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे. अभी डिफरेंशियल ज्योमेट्री आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा.
चूँकि मेरा रिसर्च वर्क है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, हम उसी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको पता है उसको खेल खेल में कैसे पढ़ाना है, और ये हमको बहुत प्रिय सब्जेक्ट है मेरा, तो हमको पता है कि इसको कैसे पढ़ाना है, इसीलिए हम सीधे ये दोनों सब्जेक्ट उठा लेते हैं। चलिए लिखिए, नेक्स्ट है, क्या लिखा, नेक्स्ट सेट एंड द मेट्रिक स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये रिमार्क था। अब इसके बाद एक रिमार्क की हेडलाइन डालिए, रिमार्क में ही है हेडलाइन, जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज, ये आपका 2 मार्क्स में आता भी है बहुत बार। जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी केवल ट्रायंगल में लगेगी, तो ये बात समझ में आई कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी केवल ट्रायंगल में नहीं लगेगी, बल्कि उस हर एक क्लोज सर्किट में लगेगी जिसमें भुजाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। ठीक है, या सीधे सीधे कह लें जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से अधिक होगी। ठीक है, जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से अधिक होगी, इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन। अब हम आपको ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी n+2 भुजाओं वाले क्लोज सर्किट के लिए बना के दिखाएंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा कैसे बन रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है, ये आता है एग्जामिनेशन में। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, एलिमेंट्स लिखते हैं। अभी हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़े थे, तो 3 एलिमेंट्स लिए थे, x, y और z। फिर हमने लिखा था dx, y, है ना, बीच में किसको इंसर्ट कराए हुए, z को। क्या लिखेंगे, dxz। दूसरा क्या लिखेंगे, dzy प्लस dzy, और यहाँ पे क्या साइन बनाएंगे, लेस देन और इक्वल टू, है ना। इतना क्लियर है ना, आगे बढ़े। अब देखिए, पहला पॉइंट हम यहाँ पे x लेंगे, अच्छा आपकी नज़र है इसके ऊपर, चलो अब देखिए, ठीक यहाँ पे भी हम 2 एलिमेंट लेंगे, पहला x लेंगे और दूसरा y लेंगे। x, y, इसके बीच में किसको इंसर्ट किए थे, z को। तो यहाँ पे हो गया हमारा x, y, इसके बीच में हम इंसर्ट कर रहे हैं z1, z2, z3, z1, z2, z3, z4, zn। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, बढ़ते बढ़ते nth एलिमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट। एक जोड़ेंगे तो n+1, एक जोड़ेंगे तो n+2, मतलब इसमें कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट हो गए, n+2। यहाँ से यहाँ तक n, एक जोड़े तो n+1, एक और जोड़े तो n+2, कुल मिला के कितने साइड्स हो गई, n+2। ठीक, अब देखिए, x और y के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, x और y के बीच की, बीच में इंसर्ट कर रहे हैं z1 को, z2 को, z3 को, zn को। zn के पहले कौन आएगा, zn-1,
Z10 के पहले आएगा Z10 माइनस 1 दैट इज Z9, है ना। n के पहले वाला एलिमेंट n माइनस 1, n के बाद वाला एलिमेंट n प्लस 1, ठीक। चूँकि n तक ही था तो हमने n तक लिखा। x को एक बार Z1 के साथ लेंगे, Z1 को Z2, Z2 को Z3, बढ़ते बढ़ते Zn माइनस 1 को Zn और Zn को y। क्या मिलेगा लिखवाइए। x को Z1 के साथ लेंगे तो dx Z1 प्लस फिर Z1 को Z2 के साथ d Z1 Z2 प्लस d Z2 Z3, बढ़ते 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 कहाँ तक d Zn माइनस 1 Zn प्लस Zn कॉमा y, d Zn कॉमा y, ठीक है। जहाँ n का मान नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 या 1 से अधिक होती है। इसका मतलब होता है n का मान मुंह खुला है तो ज़्यादा खाना खाएगा। ये सिंबल समझते हैं आप लोग, ग्रेटर और लेस का। जैसे बहुत से बच्चे हमको मिलते हैं MSc में, बता नहीं पाते हैं। मुंह खुला है, कौवे की चोंच, मुंह खुली है ज़्यादा खाना खाएगी बड़ा हो जाएगा, कौवे की चोंच बंद है कम खाना खाएगी छोटा हो जाएगा। तो जिधर चोंच बंद होती है वो छोटा होता है, जिधर चोंच खुली होती है वो बड़ा होता है। तो n का मान 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। जैसे ही आप यहाँ n की जगह 1 रखेंगी तो Zn Z1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। n की जगह 1 रखते ही 1 प्लस 2 3 एलिमेंट, मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी 3 या 3 से अधिक वर्टेक्स वालों में लगती है। 3 या 3 से अधिक वर्टेक्स वालों में, 3 वर्टेक्स किसके होते हैं, ट्रायंगल के, और हमेशा क्लोज्ड सर्किट में लगती है। ठीक है, लिखिए इस चीज़ को, लिखिए इफ x कॉमा Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 कॉमा Z4 कॉमा डैश 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 Zn कॉमा y, किसके एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे, स्पेस के। स्पेस क्या है हमारा, कैपिटल X, बिलोंग्स टू कैपिटल X, belongs to capital X, then देखिएगा, then dxy लेस देन और इक्वल टू ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और नीचे इसी में एरो बना करके ये लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए, ठीक है, लिखिए। क्लासेस ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 ही घंटे का चले, कभी 1 घंटा 5-10 मिनट आगे हो जाएगा। भाई जहाँ बहुत बड़ी संस्थानें होती हैं वहाँ दरवाज़ा पीटना शुरू हो जाता है, खो निकलिए बाहर आइए, है ना। क्योंकि आप समय कम है तो हमको ये ज़्यादा दिखता है कि अगर 10 मिनट भी आपने ज़्यादा पढ़ लिया है ना, तो 7 दिन के हिसाब से 70 मिनट, 70 मिनट मतलब 1 घंटे से ज़्यादा, तो आपने 1 घंटा तो वैसे ही पढ़ लिया एक्स्ट्रा। तो ऐसा हो सकता है कि 5-10 मिनट अधिक हो जाए। वैसे भी अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे ठंड आएगी तब बल्कि थोड़ा और पहले शुरू कर लेंगे। कॉलेज तो इस साल हमको लग नहीं रहा है कि खुलेगा, और खुलेगा भी तो उस हिसाब से सेट कर लिया जाएगा। अभी और बच्चे आएंगे ऑफलाइन के, चिंता मत करिए।
अच्छा है, ऐसे पढ़ना तो और ही अच्छा है फिर। हो गया। लास्ट रिमार्क लिखिए। लास्ट रिमार्क करे भाई 2 नंबर में एग्जामिनेशन में आया था, हालांकि हमको तो एकदम फालतू लगता है, लेकिन चूंकि कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है इसलिए हम लिख पा रहे हैं उसको। लिखिए लिखिए प्रूफ ऑफ, रिमार्क ही है ये भी, प्रूफ ऑफ नॉन नेगेटिव कंडीशन बाय ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, सॉरी, प्रूफ ऑफ non-negative condition, proof of non-negative condition by properties of metric space, by properties of metric space। ठीक है, कह रहा है आपको इसमें कि नॉन नेगेटिव कंडीशन को मेट्रिक स्पेस की आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिव कंडीशन, दूसरी प्रॉपर्टी नल कंडीशन, तीसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्लास का क्लास में तैयार हो गया। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी को कह रहा है नॉन नेगेटिव कंडीशन को बाकी बची हुई प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूफ करके दिखाओ। मतलब हमको सिद्ध करना है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसकी हेल्प से प्रूफ करना है? बाकी बची हुई 3 प्रॉपर्टी की हेल्प से। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई? नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर डी एक्स वाई यहाँ लिखा है तो बीच में किसी एक को इंसर्ट कराओ। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कौन कौन से? एक्स और वाई। तीसरे को तो इंसर्ट करा ही नहीं सकते, तो हम फिर से इसी के बीच में एक्स को इंसर्ट करा रहे हैं। हमेशा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में हम तीसरे को ऐड करते थे, लेकिन तीसरा तो आ ही नहीं सकता, इसलिए किसको ऐड कर रहे हैं? एक्स को। ठीक है, एक्स को सेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा आगे? लेस देन और इक्वल टू। एक बार इसको इसके साथ लेंगे, एक बार इसको इसके साथ, क्या मिलेगा? डी एक्स कॉमा एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए डी एक्स कॉमा एक्स की बात करें तो इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाती है? 0। खुद की खुद से दूरी क्या हो जाएगी? 0, है ना। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर के चलिए। देखिए यहाँ देखिए, डी एक्स कॉमा एक्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। बीच में यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? वाई को इंसर्ट करा रहे हैं। तो एक बार इसको इसके साथ लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, तो मिलेगा आपको लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा एक्स। ठीक, दिस इम्प्लाइज खुद की खुद से दूरी, ठीक, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमने नल कंडीशन का इस्तेमाल किया है। नल कंडीशन कहती है कि खुद की खुद से दूरी क्या होती है? 0। मिलेगा डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा एक्स। इसको मैंने एस से उतार दिया। दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई प्लस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि डी एक्स कॉमा वाई डी वाई कॉमा एक्स के क्या होता है? बराबर होता है। डी एक्स कॉमा वाई डी वाई कॉमा एक्स के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों सेम चीज़ लिखी है, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स कॉमा वाई। इधर की तरफ मुंह ओपन है, इधर की तरफ मुंह ओपन है, तो मुंह ओपन कर दिया, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपकी नॉन नेगेटिव कंडीशन प्रूफ हो गई विद द हेल्प ऑफ अदर कंडीशन, है ना। लिखिए लिखिए, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई, फॉर एवरी, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। एक बात याद रखिएगा आप लोग,
जो चारों प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई गई है उन प्रॉपर्टीज़ के आगे फॉर एवरी हमने हर जगह लिखवाया है। अगर आप वो लिखना भूल गए, कट करके पूरा ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एवरी का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड में जितने पॉइंट्स हैं सबके लिए वो कंडीशन होल्ड हो रही है। तो फॉर एवरी दिमाग में सेट कर लीजिए, हर जगह हमको लिखना है, ठीक है। लिखिए फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X, कॉमा बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, by triangular inequality property we have उतार डालिए पूरा। दरअसल ये इस तरीके से पढ़ाने का सिस्टम इसलिए शुरू किया गया है। अभी तो आप लोगों को आसान लग रहा है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एक एक प्रूफ जो होते हैं वो करीबन आधा आधा एक एक घंटे के होते हैं। तो वो मेरे लिए संभव नहीं है कि एक बार हम यहाँ लिखवाएं फिर बच्चों को फ़ोटो भेजें। इसीलिए ये प्रोसीजर अपनाया गया कि जितनी देर में आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे उतनी देर में वो बाकी बच्चे भी लिख लें। भाई तब तो मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा हुआ, वरना पता चला बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। कम से कम इस लालच में लिखेंगे तो, और वीडियो 48 घंटे में डिसअपेयर अपने आप हो जाएगा। ये नहीं कि आजीवन है, कभी भी पढ़ लेंगे। हाँ, और ये आप ही के लिए अच्छा है, वरना आप ही लापरवाही करेंगे, मेरा क्या जा रहा है। अरे मेरे ही घर का पूरा एरिया है ये सब, इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं। कल से बस अंदर खड़ी करेंगे तो ये रहेगा कि और सेफ्टी रहेगी। अंदर पार्किंग है, वहीं खड़ी कर दीजिएगा। दरअसल अभी कोरोना का टाइम है, मेरा जो स्टाफ है उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, मेरे यहाँ गिर गया था पेड़ से। तो 5-6 दिन में वो भी आना शुरू करेगा, तब वो बाहर बैठा रहेगा। तो वो आप लोगों का फिर वो स्कूटी वगैरह की व्यवस्था देखेगा। सब हो गया। नीचे से लिखिए हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाई, नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाई। आज ये आपका बेसिक खत्म हो गया। कल से हम मेट्रिक स्पेस प्रूफ करना सिखाएंगे, है ना। तो कल